Good morning, students. I welcome you all to the social science class. Today, we are going to continue with lesson number 3 of geography, part number 2. And let me remind you that this is an activity based lesson. So, after this part, I am going to explain you the activity of this lesson. So, watch the video very carefully as I'll ask some questions related to this video. So, let's begin. So students, our first topic for today's class is importance और utilization of natural vegetation. प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ा था. मैं एक बार रीकैप करा दूं कि मैंने आपको बताया था कि नेचुरल वेजिटेशन 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़े थे, ग्रासलैंड पढ़े थे और श्रब्स पढ़े थे. अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये जो पूरा नेचुरल वेजिटेशन है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और यूटिलाइजेशन क्या है. तो फॉरेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. इनकी एस्थेटिक वैल्यू होती है. एस्थेटिक का मतलब होता है विच इज़ कंसर्न विद ब्यूटी. ठीक है, जो ब्यूटी से कंसर्न हो या एक आर्ट हो, तो एक काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, एक ब्यूटी के तौर पे भी हम फॉरेस्ट को देखते हैं. और उसके इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है. इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हमें बहुत देता है, जैसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, और इकोनॉमिकल भी वैल्यू होती है फॉरेस्ट की. जो फॉरेस्ट के में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो चीज़ें हैं, उनसे हम चीज़ें बना सकते हैं, उनको मार्केट में सेल कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल वैल्यू इसकी है हमारी लाइफ में और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंस बता रहा है. जैसे सबसे पहले में वो बताते हैं कि ये ऑक्सीजन का सोर्स है और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं. सेकेंड है कि जो रूट्स होते हैं ट्रीज के, इट बिंड्स द सॉइल. बिंड मतलब होता है बाइंड करना, मतलब सपोर्ट करना या टाई करना, किसी चीज़ को पकड़ कर रखना. वो प्रोटेक्ट करते हैं ताकि रनिंग वाटर जो है या विंड के थ्रू वो चीज़ ना खराब हो जाए. अगर ट्रीज लगे हुए हैं और जड़ें इतनी उसकी मजबूत होती है कि पेड़ से, हवा से या फिर पानी से वो टूटते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो रूट्स है वो उसको बाइंड करके रखती है. फॉरेस्ट जो है वो ह्यूमस का बहुत बड़ा सोर्स है. ह्यूमस वही ह्यूमस होता है जो सॉइल को फर्टाइल बनाता है. उसके बाद फॉरेस्ट जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ को, विलेजेस में रहने वाले विलेजर्स को, और साथ ही साथ बहुत सारे वाइल्ड लाइफ को भी. फॉरेस्ट जो है वो वाइल्ड एनिमल्स को भी शेल्टर प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा है. नेक्स्ट बताते हैं कि फॉरेस्ट लैंड जो है इज़ यूज एज अ पेस्चर्स एंड मीडियो फॉर ग्रेजिंग कैटल एंड शीप. ग्रेजिंग कराने के लिए, जो जैसे चराने के लिए ले जाते हैं, तो उसके लिए भी फॉरेस्ट एक बहुत अच्छा सोर्स है, फॉरेस्ट का लैंड. नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेस्ट वही सेम चीज़ मैंने बताई, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड कराता है जिसको हम यूज़ करते हैं. बहुत सारे प्रोडक्ट्स के नाम दे रखे हैं, जैसे टिम्बर जो कि फर्नीचर में यूज़ होता है, फ्यूल वुड है, फॉडर है, ऑयल है, गम है, चारकोल है, मेडिकल प्लांट्स हैं. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड कराता है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नीचे आ जाए. बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि हमें फॉरेस्ट से ऑब्टेन्ड होते हैं. बहुत चीज़ें मिलती है हमें, बहुत एक गुड सोर्स ऑफ मिनरल है फॉरेस्ट. नेक्स्ट यहाँ पे वेराइटी ऑफ, दे आर द होम ऑफ वेरियस हिल स्टेशन विच अट्रैक्ट द नंबर ऑफ टूरिस्ट. यूजुअली हिल स्टेशंस पे बहुत घने घने फॉरेस्ट होते हैं और बहुत सारे टूरिस्ट को ये अट्रैक्ट करता है. लोग स्पेशली इसे देखने के लिए, इसकी एक एस्थेटिक वैल्यू है तो उसके लिए वहाँ जाते हैं. फॉरेस्ट आर ऑल्सो अ प्लेस फॉर रिक्रिएशन. लास्ट पॉइंट में लिखा है रिक्रिएशन मतलब एक टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट, तो उसका भी एक सोर्स है क्योंकि वहाँ पे जाके लोग विजिट करते हैं. तो हर तरीके से और बहुत मल्टीपल वेज में फॉरेस्ट जो है वो हेल्प करता है, नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस बट फॉर वाइल्ड लाइफ ऑल्सो. नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन पे ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है. अगर हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो ह्यूमंस जो है दे आर ब्लाइंडली एक्सप्लॉइटिंग द फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट को बर्बाद कर रहे हैं जस्ट टू फुलफिल देयर डिमांड, अपनी डिमांड्स को पूरी करने के लिए. जैसे रैपिड पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, या ग्रोथ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लोगों को रहने की जगह चाहिए है, या इंडस्ट्री सेटअप करनी है, कंस्ट्रक्शन के लिए वो फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं और उस लैंड को यूज़ कर रहे हैं. तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये जो प्रोसेस है इतने लार्ज अमाउंट में ट्रीज़ को कट करने का, इसे डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. अब डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ क्या है, मतलब डिफॉरेस्टेशन जो है उससे क्या होता है.
डिफॉरेस्टेशन से देखिए हम सॉइल इरोजन ऑन लार्ज स्केल, सॉइल इरोजन होगा, ठीक है, पेड़ नहीं रहेंगे तो सॉइल क्रीपिंग होती है। सॉइल क्रीपिंग इज बेसिकली जो स्लोप्स पे होती है, ठीक है, धीरे 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 जो सॉइल मटेरियल होता है वो पत्थर टूट टूट के स्लोप से नीचे गिरने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे बचे ही नहीं है उसको सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद इंक्रीज रन ऑफ वाटर, पानी जो है बहुत तेज़ी से बहने लगता है। जहाँ पेड़ पौधे थे उसको पानी को कंट्रोल करके रहते थे कि वो टूटे ना, पानी बहुत फ्लो में ना जाए। आपने ये चीज़ उसमें भी पढ़ी हुई है ज्योग्राफी में, जब मैंने आपको बताया था कि हम लोग सॉइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो वेजिटेशंस होती है, ये कहीं ना कहीं पानी के बहुत तेज़ फ्लो को कम कर देती हैं। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो रन ऑफ बढ़ जाएगा। डिक्रीज इन रेनफॉल, बारिश कम होगी, ठीक है। लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जो भी नेचुरल हैबिटेट प्लांट्स और एनिमल्स है, अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फॉरेस्ट में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है हमारे जो वनरेबल, होमलेस और हेल्पलेस बनते जा रहे हैं। बेसिकली वनरेबल का मतलब है फॉरेस्ट फायर, जैसे सुनामी है या कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर है, ये सारी चीज़ें भी डिफॉरेस्टेशन कॉज करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन अगर होगा तो ये कारण होंगे, या डिफॉरेस्टेशन इस वजह से होता है। तो हमें बेसिकली कोशिश करनी है कि ये सब चीज़ें ना हो, क्योंकि पेड़ जो है, फॉरेस्ट जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और डिफॉरेस्टेशन की वजह से काफ़ी नुकसान जो है वो सबको झेलना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। हम नेचुरल वेजिटेशन को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं। तो उसके अंदर ये है कि इट इज़ वेरी नेसेसरी टू प्रैक्टिस द कंजर्वेशन एट होम टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ग्लोबली। हमें घर से इन सब चीज़ों की शुरुआत करनी चाहिए। ये नहीं कि घर में ही हम अपने जो पेड़ पौधे उन पर ध्यान नहीं दे रहे, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको टाइमली पानी नहीं दे रहे। तो अगर हम इस लेवल तक नहीं सोचेंगे तो हम आगे फॉरेस्ट लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जो चीज़ भी शुरुआत करनी है वो अपने घर से करनी है। तो सबसे पहला अफॉरेस्टेशन, सबको पता है डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट है। डिफॉरेस्टेशन पेड़ काटना, अफॉरेस्टेशन पेड़ लगाना। तो अफॉरेस्टेशन मीन्स कन्वर्टिंग बैक टू द प्रीवियसली क्लियर्ड फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट पहले क्लियर किया था डिफॉरेस्टेशन से, उसको दोबारा से बैक टू पोजीशन लाना, दोबारा से वहाँ पेड़ उगाना, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है अवेयरनेस, अवेयरनेस क्रिएट करना ताकि लोगों को फॉरेस्ट के यूज़ के बारे में पता रहे और कि कैसे, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और वो उन सब चीज़ों के उनकी वैल्यू को जाने। तो ये अवेयरनेस जो है होना चाहिए। अवेयरनेस बहुत तरीके से हो सकता है, इसके बहुत सारे सोर्स हैं। उसके बाद अवेयरनेस नीड्स टू बी क्रिएटेड अमंग द अफॉरेस्टेशन। पीपल शुड बी अवेयर अबाउट द इम्पॉर्टेंट रोल प्लेड बाय द फॉरेस्ट, पर्टिकुलरली इन द मॉडरेटिंग द अर्थ क्लाइमेट। तो केवल लोगों को ये भी पता लगना चाहिए कि फॉरेस्ट एक्चुअल में रोल प्ले क्या करता है। पेड़ नहीं काटना है ये तो ठीक है, बट अगर हम उन्हें काट देंगे तो वो जो चीज़ें जो हमें उनसे मिलती है, या जो उसकी यूटिलाइजेशन है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, वो क्या है, उसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स के अंदर क्या है कि जो भी फॉरेस्ट को डैमेज होने से बचाने के जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो चीज़ें हैं जो हमें पहले से हम लोग ले सकते हैं, वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें पहले से ही ले लें, ताकि इन फ्यूचर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उससे हम सेव कर सकें। एक यहाँ पे डू यू नो दे रखा है IUCN के बारे में। ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की एक यूनियन है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूनियन जो है वो, इसके अंदर 83 स्टेट्स हैं, 110 गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, 800 NGOs हैं एंड 10,000 साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स हैं, और 181 कंट्रीज इसके पार्ट में है। मतलब ये सब इनका पार्ट है इस IUCN का, जो जिनका मकसद है नेचुरल वेजिटेशन को कंजर्व करना, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंजर्वेशन का हैबिटेट प्रोटेक्शन। हैबिटेट प्रोटेक्शन के अंदर क्या है कि फॉरेस्ट जो है वो शेल्टर प्रोवाइड करता है बहुत सारे स्पीशीज़ को, और वो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे हमारे एनिमल्स हैं जो कि फॉरेस्ट के अलावा कहीं और नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए उन स्पीशीज़ को, ताकि जो वहाँ के हैबिटेट है, जो वहाँ के लोग हैं, जो स्पेशली जो एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ जो वहाँ रहने वाले, उनको प्रॉब्लम ना हो। लीगल मेजर्स, लीगल मेजर्स का मतलब है कि कुछ ऐसे सेवरल लीगल एक्ट्स होने चाहिए, कुछ फॉरेस्ट लॉ होने चाहिए, जिसको अगर कोई लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं, आग लगा रहे हैं या पेड़ काट रहे हैं, तो उन्हें इन चीज़ों का पता रहे कि ये इलीगल काम है।
तो इस तरीके से ये सारे मेजर्स भी हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के अंदर आपके एनिमल्स, बर्ड्स, ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे तरीके के नेचुरल हैबिटेट्स आते हैं जो कि एक हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। बहुत सारे नंबर ऑफ बर्ड्स और रेप्टाइल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। कुछ एक ऐसे हैं जिनके नाम हमने सुने भी नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एक सिंगल सेल्ड क्रिएचर अमीबा से लेके एक बड़ा एनिमल एलिफेंट तक के हर कैटेगरी के एनिमल्स जो है वो फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं। नीचे वाले पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि इंडिया की अगर हम बात करें तो 89,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैं एंड 1200 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं ये कलेक्टिवली क्या बनाते हैं, वाइल्ड लाइफ, जिसे हम फौना भी कहते हैं। तो दिस कैन बी यूज एज फौना ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ कंसिडर्ड दैट अराउंड 80% ऑफ द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया, कि 80% जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं वो हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। सो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ है, ये आपकी बुक में दे रखी है पेज नंबर 296 पे। आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसमें कॉन्टिनेंट्स के नाम दे रखे हैं, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। और यहाँ पे जो रहने वाले वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड एनिमल्स है, उनके नाम हैं। बहुत सारों के बारे में आपको पता होगा, कुछ कुछ के नाम आपने नहीं सुने होंगे, तो आप उनको देख लीजिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं वो कैसे दिखते हैं, क्या है, तो आप गूगल कर सकते हैं। तो इनको एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इंपॉर्टेंस और यूटिलाइजेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्या इंपॉर्टेंस है वाइल्ड लाइफ की? वाइल्ड लाइफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेंशियल हमारे लिए सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमें मिल्क, मीट और बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलती हैं जो कि केवल वाइल्ड लाइफ से मिलती हैं। इंसेक्ट्स जैसे बीज होते हैं या जो हनी प्रोवाइड करते हैं, ये पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स में भी हेल्प करते हैं। आपने सुना होगा, साइंस में पढ़ा होगा पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन में भी ये लोग हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारा जो एक एनवायरमेंटल बैलेंस है, एक इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बैलेंस है एनवायरमेंट का, उसे मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। उसके बाद वाइल्ड लाइफ जो है वो जर्मिनेशन और सॉइल जनरेशन के लिए, आपको याद होगा मैंने एक बार आपको सॉइल कैसे बनता है उसकी एक वीडियो शेयर करी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो डेड एंड डिकेइंग जो प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं वो सॉइल में होते हैं, उससे कहीं ना कहीं ह्यूमस क्रिएट करता है। तो वहाँ पे भी एक वाइल्ड लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो सॉइल को जनरेट करने में भी वाइल्ड लाइफ जो है एक रोल प्ले करती है। उसके बाद जो हमारे बर्ड्स हैं या बहुत सारी, जैसे वल्चर एक बर्ड है जो कि डेड लाइफ स्टॉक पे ही सर्वाइव करती है, तो वो एक एज अ स्कैवेंजर काम करते हैं, एक डिकम्पोजर काम करते हैं। तो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, इट इज़ अ स्कैवेंजर एंड कंसिडर एज अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट। लास्ट है, वाइल्ड लाइफ मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन रखते हैं। तो एक नहीं, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिससे वाइल्ड लाइफ हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है वाइल्ड लाइफ पे, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। ये लेसन एक्चुअली हमने बायोटिक रिसोर्सेज के साथ हमने लेसन नंबर 2 में पहले कर चुके हैं। बट आपकी वो हमने तब एनसीईआरटी से किया था, और ये वाला लेसन में आपको अलग से दिया हुआ है और काफ़ी डिटेलिंग में है। तो बहुत सारी चीज़ें इस लेसन में ऐसी आएंगी जो आप पहले पढ़ चुके हो। जैसे मैं आपको पोचिंग के बारे में बताऊँ, पोचिंग आपने पढ़ा था। पोचिंग क्या होता है? हंटिंग होता है, एनिमल्स को मारना और ये करना। बट पोचिंग में हम क्या करते हैं, एनिमल्स को मार के जो उनकी बॉडी होती है, जैसे उनकी स्किन हो गई या उनके टीथ है, उनके नेल्स है, उनको आगे बेचना या उनसे कोई चीज़ें प्रोड्यूस करना। तो बेसिकली पोचिंग के बारे में यहाँ दे रखा है कि जो ह्यूमंस हैं उनकी एक्टिविटी में जो पोचिंग है, ये कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को क्या कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है। उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? आपने देखा होगा बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व बने हुए हैं जो कि ग्लोबली, जिनका ग्लोबल नेटवर्क है, ग्लोबली आपस में कनेक्टेड हैं। ये बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर जैसे आपके नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये सारे बनाए गए हैं ताकि वाइल्ड लाइफ जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। नेशनल पार्क आपने सुना है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल पार्क में तो वो लोग जो है बेसिकली फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको एक तरीके से सेव किया जाता है। उनको हम क्या कर रहे हैं, ये एक एरिया बनाया गया है जहाँ पर उनको रिजर्व किया जाता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बेसिकली प्रिजर्वेशन के लिए बनाया है, बट यहाँ पे डेवलपमेंट भी होता है। किनका? एंडेंजर्ड स्पीशीज का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर बेसिकली फोकस है एंडेंजर्ड स्पीशीज। यहाँ मैं आपको एंडेंजर्ड के बारे में बता दूं क्योंकि आपकी एक्टिविटी इसी से रिलेटेड है। दो तरीके की स्पीशीज है, एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट।
एंडेंजर्ड जो कि खतरे में है, खत्म होने की कगार पे है, खत्म हो सकती है, हुई नहीं है, और एक्सटिंक्ट स्पीशीज जो कि खत्म हो चुकी है। उसके बाद एनिमल हंटिंग है, या फिर हम जो भी इस तरीके के इलीगल, ये सारी प्रैक्टिसेस को इलीगल होना चाहिए। रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा है अवेयरनेस, लास्ट पॉइंट में अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए जो लोगों को इस तरीके की अवेयरनेस क्रिएट करे। वन महोत्सव आपने सुना होगा, वन महोत्सव फेस्टिवल होता है, ठीक है, फॉरेस्ट में, ये भी ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है बेसिकली, जहाँ लोगों को फॉरेस्ट के बारे में अवेयरनेस दी जाती है। उसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट और है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमने पहली वीडियो में पढ़ा है, साइट्स, CITES, जिसकी फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। आपने ध्यान से पिछली वीडियो पढ़ी होगी तो आपको मैंने बहुत डिटेलिंग में इसके बारे में बताया था कि एक तरीके से ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई है प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो काफ़ी सारे मेजर्स जो हैं वो लिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू भी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंडिविजुअली भी कुछ ऐसे मेजर्स लें, कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं जो हमारे वाइल्ड लाइफ को और नेचुरल वेजिटेशन को सेव करने में हेल्प कर सकें। एक लास्ट आपका यहाँ पे डू यू नो दे रखा है, इसको हम पढ़ लेते हैं। WWF, दैट इज वर्ल्ड वाइड फंड, ये एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किस इशू पे वर्क कर रही है, कंजर्वेशन एंड रिजर्व एंड द रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट। यहाँ इस पे काम कर रही है, इनका सिंबल पांडा का है, ये इनका सिंबल है, और इसके फाउंडर्स के नाम आप पढ़ सकते हैं। 29 अप्रैल 1961 में फाउंड हुई थी। लोकेशन इसकी ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और फोकस क्या है इनका, एनवायरमेंटलिज्म। तो हर तरीके की चीज़ें हो रही हैं, हर तरीके का स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट भी, बट इंटरनेशनल लेवल पे भी लिया जा रहा है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंडिविजुअल भी इसका स्टेप लें, उनके अकेले नेशन वाइड स्टेप लेने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने पर्सनल लेवल पे भी इसका कुछ ना कोई कंजर्वेशन स्टेप्स लेने चाहिए। सो हेयर वी आर डन विद लेसन नंबर 3 ऑफ ज्योग्राफी। बहुत सारी चीज़ें आपने इसके पहले पढ़ रखी हैं। इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, तो इस वीडियो को समझने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू।